हेलो फ्रेंड्स। आज हम मनु भंडारी की कहानी यही सच है के बारे में पढ़ेंगे। मनु भंडारी पति पत्नी के संबंधों के बारे में काफ़ी व्याख्या करती हैं। वो बताती हैं कि आजकल पति पत्नी का संबंध खोखला होता जा रहा है। इस खोखलेपन का खुलासा उन्होंने अनेक कहानियों में किया है। मनु भंडारी की कई उपन्यास, कहानी संग्रह, नाटक जैसी रचनाएं हैं जिनके कारण उन्हें काफ़ी प्रसिद्धि मिली है। यही सच है उनकी एक प्रसिद्ध कहानी है जिसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ये घटना कानपुर की है। सामने आंगन में फैली धूप सिमट कर दीवारों पर चढ़ गई है। कंधे पर बस्ता लटकाए छोटे छोटे बच्चे अपने झुंड में आ रहे हैं। तभी मुझे एहसास होता है कि मुझे घंटा भर हो गया है यहाँ बालकनी में खड़े खड़े और संजय का कुछ अता पता ही नहीं है। झुंझलाती सी मैं कमरे में जाती हूँ। कोने में रखी मेज पर किताबें बिखरी पड़ी हैं, कुछ खुली हैं, कुछ बंद हैं। एक क्षण मैं उन्हें देखती रहती हूँ, फिर बिना किसी उद्देश्य के कपड़ों की अलमारी को खोलती हूँ, फिर उन्हें देखती रहती हूँ। सब कुछ बिखरा पड़ा है। यूं ही व्यर्थ खड़ी रहती हूँ। फिर सोचती हूँ इतनी देर यूं ही व्यर्थ खड़ी रही, इससे अच्छा होता कि मैं इन कपड़ों को ही समेट लेती, पर मेरा मन वो भी नहीं कर रहा था। संजय पता नहीं क्यों नहीं समझता कि मेरा ये समय है इतना अमूल्य है। मुझे थीसिस पूरी करनी है। अब मुझे पूरा समय अपनी पढ़ाई में लगाना है। मैं उसे कैसे समझाऊं? पर मेरा मन तो जैसे उसकी प्रतीक्षा में उसी क्षण से लग जाता है। मेज पर बैठकर मैं पढ़ने का उपक्रम करती हूँ। मन नहीं लगता। पर्दे की जरा सा हिलने से दिल की धड़कन बढ़ने लगती है। बार बार नज़र घड़ी के सरकते हुए कांटों पर दौड़ जाती है। हर समय यही लगता है, वह आया, वह आया। तभी मेहता साहब की 5 साल की छोटी सी बच्ची कमरे में आती है। आंटी हमें कहानी सुनाओ ना। नहीं, अभी नहीं, पीछे आना, मैं रुखाई से जवाब देती हूँ। वह भाग जाती है। ये मिसेस मेहता की ही है। यूँ तो मुझे सूरत भी नहीं दिखाती, पर बच्चों को तब जब मेरे कमरे में भेज देती है। मेहता साहब तो कम से कम 8-10 दिन में मेरी खैरियत पूछ लेते हैं, पर वो तो बहुत अकड़ू मालूम होती हैं। अच्छा ही है, ज़्यादा दिलचस्पी दिखाती तो मैं इतना घूम फिर भी नहीं सकती थी। खट खट खट, वही परिचित पदध्वनि। ओह, संजय आ गया। मैं बस अपना सारा ध्यान पुस्तक पर केंद्रित करने लगती हूँ। रजनीगंधा की सी ढेर सारे फूल लिए संजय कमरे में आता है। मैं उसे देखती हूँ पर मुस्कुराती नहीं हूँ, उसका स्वागत भी नहीं करती। हंसता हुआ आगे बढ़ता है और फूलों को मेज पर पटक कर पीछे से मेरे दोनों कंधे दबाते हुए पूछता है, बहुत नाराज हो? रजनीगंधा की महक से जैसे सारा कमरा महकने लगता है। मुझे क्या करना है नाराज होकर, रुखाई से मैं कहती हूँ। वह कुर्सी सहित मुझे घुमाकर अपने सामने कर लेता है और बड़े दुलार से ठोड़ी को ऊपर उठाकर कहता है, तुम ही बताओ क्या करता? क्वालिटी में दोस्तों के बीच फंस गया था। बहुत कोशिश की पर उठ नहीं पाया। सबको नाराज करके आना अच्छा लगता? इच्छा होती कि कह दूं, तुम्हें दोस्तों का ख्याल है, उनके बुरा मानने की चिंता है, बस मेरी ही चिंता नहीं है। पर कुछ कह नहीं पाई। एकटक उसके चेहरे को देखती रही। उसके सांवले से चेहरे पर पसीने की छोटी छोटी बूंदें चमक रही थी। कोई और समय होता तो मैंने अपने आंचल से इन्हें पोंछ दिया होता, पर आज नहीं। वह मंद मंद मुस्कुरा रहा है। उसकी आंखें क्षमा याचना कर रही है, पर मैं क्या करूं?
तभी वह अपनी आदत के अनुसार कुर्सी के हत्थे पर बैठकर मेरे गाल सहलाने लगता है। मुझे उसकी इसी बात पर गुस्सा आता है। हमेशा इसी तरह से मेरा आता है और मेरा क्रोध उसके सामने टिक नहीं पाता। फिर उठकर वह फूलदान के पुराने फूल फेंक देता है और नए फूल लगाता है। फूल सजाने में कितना कुशल है ना। एक बार मैंने यूं ही उससे कह दिया था कि मुझे रजनीगंधा के फूल बड़े पसंद हैं, तो उसने तो ये नियम ही बना लिया। हर चौथे पांचवें दिन आकर कमरे में रजनीगंधा के फूल ले आता है और लगा देता है। अब तो मुझे इनकी आदत हो गई है। अगर ये कमरे में नहीं रहते हैं तो न मेरा पढ़ने में मन लगता है न सोने में। ये फूल जैसे मुझे संजय की उपस्थिति का आभास कराते हैं। थोड़ी देर बाद हम घूमने निकल गए। तभी मुझे याद आया, ईरा के पत्र की बात याद आई मुझे, जो बात बताने के लिए मैं सवेरे से आतुर थी। गुस्सेबाजी में मैं तो उसे भूल ही गई थी। सुनो, ईरा ने लिखा है कि किसी भी दिन मेरे पास इंटरव्यू का बुलावा आ सकता है। मुझे तैयार रहना चाहिए। कहाँ? कलकत्ता से? कुछ याद करते हुए संजय पूछता है और फिर एकाएक ही उछल पड़ता है। यदि तुम्हें जब जॉब मिल जाए ना तो मजा आ जाए दीपा, मजा आ जाए। हम सड़क पर हैं, नहीं तो अवश्य उसे आवेश में आकर कोई हरकत कर डाली होती। जाने क्यों मुझे उसका इस तरह खुश होना अच्छा नहीं लगता। क्या वह चाहता है कि मैं उससे कलकत्ता से दूर चली जाऊं, उससे दूर चली जाऊं? तभी सुनाई देता है, तुम्हें ये जॉब मिल जाए तो सच में मैं अपना तबादला कलकत्ता में करवा लूँ, हेड ऑफिस में। यहाँ तो रोज की किचकिच से मेरा मन उब गया है। कितनी ही बार सोचा कि तबादले की कोशिश करूं, पर तुम्हारे ख्याल ने मुझे हमेशा बांध लिया। ऑफिस में शांति हो जाएगी, पर शामें कितनी वीरान हो जाएंगी। उसके स्वर की आर्द्रता ने जैसे मुझे छू लिया। एकाएक मुझे लगने लगा कि रात सुहावनी हो चली है। हम दूर निकल गए और अपनी प्रिय टेकरी पर जाकर बैठ गए। दूर दूर हल्की सी चांदनी फैली हुई थी और शहर की तरह यहाँ का वातावरण धुएं से भरा हुआ नहीं था। वह दोनों पैर फैलाकर बैठ गया और घंटों मुझे अपने ऑफिस के झगड़े की बात सुनाता रहा और फिर कलकत्ता जाकर साथ जीवन बिताने की योजना बनाता रहा। मैं कुछ नहीं बोली, बस उसे देखती रही। जब वह चुप हो जाता तब मैं बोलती, मुझे तो इंटरव्यू में जाते हुए बड़ा डर लग रहा है। पता नहीं कैसे क्या होगा। मेरे लिए तो ये पहली बार ऐसा होगा। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है। तुम तो मूर्ख हो। घर से दूर यहाँ कमरा लेकर रहती हो अकेली, रिसर्च कर रही हो, दुनिया भर में घूमती रहती हो। इंटरव्यू के नाम पे तुम्हें डर लगता है, क्यों? और फिर उसने मेरे गाल पे चपत जमा दी। फिर समझाता हुआ कहता है, देखो, आजकल ये इंटरव्यू आती सब दिखावा मात्र है। वहाँ किसी जान पहचान वाले से इन्फ्लुएंस डलवाना जाकर। पर कलकत्ता में तो मेरे लिए एकदम नई जगह है। वहाँ इरा को छोड़कर मैं किसी को नहीं जानती। अब उन लोगों को कोई जान पहचान हो तो बात दूसरी है। ऐसी मैं ही कहती हूँ। और किसी को नहीं जानती? फिर मेरे चेहरे पर नजरें गड़ाकर, निशित भी तो वही है। होगा वही, मैं क्या करूं? मैं भन्नाकर जवाब देती हूँ। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था वो यही बात करेगा। कुछ नहीं कहना, वह छेड़ने के लेजे में कहता है और मैं भभक पड़ती हूँ। देखो संजय, मैं तुमसे 1000 बार कह चुकी हूँ कि ऐसा मजाक मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वह खिलखिलाकर हंस पड़ता है, पर मेरा तो मूड ही खराब हो जाता है। हम लौट पड़ते हैं। वह मुझे खुश करने के इरादे से मेरे कंधे पर हाथ रख देता है। मैं झटक कर हाथ हटा देती हूँ। क्या कर रहे हो? कोई देख लेगा तो क्या कहेगा? कौन है यह जो देख लेगा? जो देखेगा तो वो अपने आप ही कुड़ेगा। नहीं, हमें ये पसंद नहीं है, ये बेशर्मी। और सच में मुझे रास्ते में ऐसी हरकत पसंद नहीं है, चाहे रास्ता निर्जन ही क्यों ना हो। पर है तो रास्ता ही, वो भी कानपुर का। कमरे पर लौटकर मैं उसे बैठने को कहती हूँ, वो बैठता नहीं है, बस बाहों में भरकर चूम लेता है। ये भी जैसे उसका रोज का नियम है। वह चला जाता है।
मैं बाहर बालकनी से निकलकर उसे देखती रहती हूँ। उसका आकार छोटा 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 होता जाता है और फिर लुप्त हो जाता है। मैं उधर देखती रहती हूँ, निरुद्देश्य सी, खोई खोई सी, फिर आकर पढ़ने बैठ जाती हूँ। रात में सोती हूँ तो देर तक मेरी आंखें मेज पर लगे रजनीगंधा के फूलों को निहारती रहती हूँ। जाने क्यों मुझे भ्रम हो जाता है कि ये फूल नहीं है, मानो संजय की अनेक आंखें हैं जो मुझे देख रही हैं, सहला रही हैं, तुला रही हैं। और अपने को यूं ही असंख्य आंखों से निरंतर देखे जाने पर मैं लजा जाती हूँ। मैंने संजय से एक बार कहा था तो वो खूब हंसा और मेरे गालों को सहलाते हुए कहा, मैं पागल हूँ, निरी मूर्ख हूँ। कौन जाने, शायद उसका कहना ठीक हो, शायद मैं पागल ही हूँ। मैं जानती हूँ संजय का मन निशित को लेकर जब जब सशंकित हो उठता है, पर मैं उसे कैसे विश्वास दिलाऊं कि निशित से नफरत करती हूँ। उसकी याद मात्र से मेरा मन घृणा से भर उठता है। फिर 18 वर्ष की आयु का भी कोई प्यार होता है भला? निरा बचपन होता है, महज पागलपन। उसमें आवेश रहता है, स्थायित्व नहीं। गति रहती है, गहराई नहीं। जिस वेग से वह आराम होता है, जरा सा झटक लगने पर वह उसी वेग से टूट जाता है और उसे बाद में आहों, आंसुओं, सिसकियों का एक दौर, सारी दुनिया की निस्सारता और आत्महत्या करने के अनेक अनेक संकल्प और फिर एक तीखी घृणा। जैसे ही जीवन को दूसरा आधार मिल जाता है। उन सबको भूलने में एक दिन भी नहीं लगता, फिर तो वे सब बेवकूफ़ी लगती है जिस पर बैठकर घंटों हंसने की तबीयत होती है। तब एकाएक इस बात का एहसास होता है, ये सारे आंसू, ये सारी आहें उस प्रेमी के लिए नहीं हैं, वरन जीवन की उस रिक्तता और शून्यता के लिए हैं जिसने जीवन को नीरस बनाकर बोझिल कर दिया है। तभी तो संजय को पाते ही मैं निशित को भूल गई। मेरे आंसू हंसी में बदल गए और आहों की जगह किलकारियां गूंजने लगी। पर संजय है कि वह निशित की बात को लेकर व्यर्थ ही खिन्न उठता है। मेरे कुछ कहने पर वह खिलखिला वश उठता है, पर मैं जानती हूँ वह पूर्ण रूप से आश्वस्त नहीं है। मैं उसे कैसे बताऊं कि मेरे प्यार का, मेरी कोमल भावनाओं का, भविष्य की मेरी अनेक योजनाओं का एकमात्र केंद्र संजय ही है। ये बात दूसरी है कि चांदनी रात में किसी निर्जन स्थान पर पेड़ के तले बैठकर मैं थीसिस की बात करती हूँ, वह अपने ऑफिस के मित्रों की बात करता है। पर इसका मतलब ये तो नहीं कि हम प्यार नहीं करते। वह क्यों नहीं समझता कि आज हमारी भावुकता यथार्थ में बदल गई है। सपनों की जगह हम वास्तविकता में जीते हैं। हमारे प्रेम को परिपक्वता मिल गई है, जिसका आधार पाकर वह अधिक गहरा हो गया है, स्थायी हो गया है। पर संजय को कैसे समझाऊं ये सब? कैसे कैसे समझाऊं कि निशित ने मेरा अपमान किया था, ऐसा अपमान जिसकी कचोट से मैं आज भी तिलमिला जाती हूँ। संबंध तोड़ने से पहले एक बार तो उसने मुझे बताया होता कि आखिर मैंने ऐसा क्या अपराध कर डाला कि जिसके कारण मुझे इतना कठोर दंड डाला। सारी दुनिया की भर्त्सना, तिरस्कार, परिहास और दया का विष मुझे पीना पड़ा। विश्वासघाती, नीच कहीं का। और संजय सोचता है कि मैं आज भी उसके लिए कोमल स्थान रखती हूँ। छी, मुझे तो उससे नफरत है। और सच पूछो तो अपने को भाग्यशाली भी समझती हूँ कि मैं एक ऐसे व्यक्ति के चंगुल में फंसने से बच गई जिसके लिए प्रेम महज एक खिलवाड़ है। खिलवाड़। संजय, ये तो सोचो कि यदि ऐसी कोई बात होती तो क्या मैं तुम्हारे आगे, तुम्हारी हर उचित अनुचित चेष्टा के आगे यूँ आत्मसमर्पण करती, तुम्हारे चुंबनों और आलिंगनों में अपने को यूँ बिखरने देती? जानती हो, विवाह से पहले किसी भी लड़की किसी को इन सब का अधिकार नहीं देती, पर मैंने दिया। क्या केवल इसलिए नहीं कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ? बहुत प्यार करती हूँ। विश्वास करो संजय, तुम्हारा मेरा प्यार ही सच है। निशित का प्यार तो मात्र छल था,
भ्रम था, झूठ था। परसों मुझे कलकत्ता जाना है, सच बड़ा डर लग रहा है। कैसे क्या होगा? मान लो इंटरव्यू में बहुत नर्वस हो गई तो? संजय से कह तो रही हूँ कि मेरे साथ चले, पर उसे तो ऑफिस से छुट्टी नहीं मिल रही। एक तो नया शहर, फिर इंटरव्यू। सच अपना कोई साथ होता तो बड़ा सहारा मिल जाता। मैं कमरा लेकर अकेली रहती हूँ, यूं ही घूम फिर लेती हूँ, तो संजय सोचता है कि मुझ में बड़ी हिम्मत है, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। बार बार मैं ये मान लेती हूँ कि मुझे नौकरी मिल गई है और मैं संजय के साथ वहाँ रहने लगी हूँ। सच कितनी सुंदर कल्पना है, कितना मादक। पर इंटरव्यू का भय मादकता से भरे इस स्वप्न जाल को छीन भिन कर देता है। काश संजय भी किसी तरह मेरे साथ चल पाता। संजय समझो। ये सब कहानी कानपुर की है। आगे कलकत्ता में वो इंटरव्यू देने जाती है तो उसके साथ क्या होता है हम इस कहानी के पार्ट 2 में सुनेंगे। अब थैंक यू फॉर watching this video. Please like, share and subscribe to my channel, and don't forget to press the bell icon. Bye bye.